ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं, ये अपने चीफ मिनिस्टरों का जो हाल करते हैं ना, उनका दर्द कभी बाहर फूट के निकले तो। इन्होंने सत्यपाल मलिक साहब स्वर्गीय जो थे, उनका क्या हाल किया, उनके स्टेटमेंट आखिर में सुनिए। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट साहब को चलती पार्लियामेंट में से एक दिन कह दिया कि रिजाइन हो गया। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। अहमद फराज ने कहा था कि वो बोलता है तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब को जलसे, मुशायरे, हज़ारों की तादाद में लोग सुनते हैं। हमने कई मुशायरे ऐसे देखे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी अपना कलाम पढ़ के स्टेज की तरफ वापस आते हैं तो मुशायरा ख़त्म हो जाता है। पार्लियामेंट के अंदर भी कई लोग जब पार्लियामेंट की कार्रवाई को सुनते हैं तो इमरान प्रतापगढ़ी को सुनते हैं तो फिर बाकियों को सुनना भूल जाते हैं। अब मिंबर पार्लियामेंट, लेकिन हिंदुस्तान में एक आम धारणा यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों की आवाज़ हैं। जब इमरान भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इमरान भाई, जब ये कहा जाता है कि इमरान प्रतापगढ़ी मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की आवाज़ है, तो कैसा लगता है आपको? मुझे ऐसा लगता है कि मैं मजलूमों की आवाज़ हूँ और मैं हिंदुस्तान की असली आवाज़ हूँ जो बोली जानी चाहिए। तो इस मुल्क में मुसलमान मजलूम है, परेशान है, सिस्टम के ज़रिए सताया जा रहा है। तो उसके मुद्दों पर जब बोलता हूँ तो लोग अगर ये कहते हैं कि मैं उनकी आवाज़ हूँ तो हाँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ और मुझे हर मजलूम की आवाज़ बनना चाहिए। जिनकी आवाज़ अब तक नहीं बन पाया हूँ, आने वाले वक्त में कोशिश करूँगा कि उनकी भी आवाज़ बन के बोल सकूँ। इमरान भाई, आप जब पार्लियामेंट में जाते हैं कितनी तैयारी होती है? क्योंकि जब जब हम सुनते हैं आप 15 मिनट बोलते हैं, 12 मिनट, 10 मिनट बोलते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। शायरों के पास ये हुनर तो होता ही है, लेकिन आप कितनी तैयारी करते हैं? देखिए, अब मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे शुरू से ये हुनर दिया कि मेरा काम ही ऐसा रहा कि आवाम से वाबस्तगी रही, बोलना रहा, सुनना रहा, सुनाना रहा। तो पार्लियामेंट आने के बाद मुझे तैयारी की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ी। जिन तैयारियों के लिए, जिस पार्लियामेंट की कार्रवाई को समझने के लिए सालों साल गुजर जाते हैं, मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म तो शायद मेरा मुंतज़िर था और मैं इस प्लेटफॉर्म का मुंतज़िर था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। बस जिस टॉपिक पे बोल रहा हूँ उसमें कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो हैं वो देख लेता हूँ। बाकी तो वो प्लेटफॉर्म, वो माइक और फिर मेरी जहन में होता है कि इस मुल्क के करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज़ हूँ मैं, जिनकी दुआओं की वजह से मैं इस देश की पार्लियामेंट में हूँ, अपर हाउस में हूँ। तो मैं बोलने लगता हूँ, अल्लाह कहलवाता है। कोई है जो आपको ज़बान देता है, कोई है जो आपको लफ्ज़ देता है। तो ये आपका कमाल नहीं है, कोई ताकत है जो आपसे बुलवाती है। इमरान भाई, आप कांग्रेस में हैं, आपको लगता है कि आप इस वक्त ठीक पार्टी में हैं? और क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में कांग्रेस के दिन फिर से लौटेंगे? पहला सवाल ये कि क्या मैं ठीक पार्टी में हूँ? मैं बिल्कुल ठीक पार्टी में हूँ और यही मेरी जगह है और हर उस हिंदुस्तानी की जगह यही है जो इस मुल्क में सेकुलरिज्म, इस मुल्क में आइन, इस मुल्क में जमहूरियत को ताबिंदा देखना चाहता है। उसकी जगह यही है। इख्तलाफात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, कुछ माजी के मुद्दों पर हो सकता है कि इत्तेफाक न रखते हों, लेकिन जो मौजूदा हिंदुस्तान है, उस हिंदुस्तान में अगर एक कोई शख्स जो असल लड़ाई लड़ रहा है सेकुलरिज्म और जमहूरियत बचाने के लिए, तो उस इंसान का नाम राहुल गांधी है। तो लड़ रहा हूं। वो एक दौर था जब 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी के साथ लोग लड़ाई लड़ रहे थे। हम नए अंग्रेजों के खिलाफ राहुल गांधी के साथ इस लड़ाई। आपका एक शेर भी है, जो हलीम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने कहा था ये। तो इमरान भाई, जो पुराने कांग्रेस के लोग थे, तो बहुत सारे ऐसे कांग्रेस के लोग जब इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस में आते हैं, राज्यसभा पहुंचते हैं, राज्यसभा में आवाज़ गूंजती है, तो बहुत से कांग्रेस के सीनियर लोग जो है ये कहते हुए पाए गए कि अब इमरान प्रतापगढ़ी का ज़माना है। और जो राहुल गांधी से नाराज़ लोग थे
वो एक तरह से हाशिए पर चले गए और बताया जाता है, कहा जाता है कि इमरान प्रतापगढ़ी ने उन तमाम लोगों की जगह ले ली। तारिक कमर का एक शेर है कि कागज की एक नाव अगर पार हो गई, इसमें समंदरों की कहाँ हार हो गई। ऐसे तमाम बड़े बुजुर्ग सीनियर लोग जो कांग्रेस पार्टी का चेहरा थे, और हम जैसे न जाने कितने लोगों ने उनको सुन करके, देख करके महसूस किया कि कांग्रेस में इस तरह के बड़े लोग हैं। वो लोग एक बारगी सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी की वजह से न तो हाशिए पर गए हैं, न उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स छोड़ी है। दरअसल उसकी वजहें कुछ और हैं। राहुल गांधी जिस वक्त कांग्रेस को लीड करना शुरू करते हैं, और राहुल गांधी जिस लड़ाई को लड़ने की ठानते हैं, वो एक बड़ी मुश्किल लड़ाई थी। उस लड़ाई को सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं लड़ना था, एक पूरा और भी तंत्र है जो इनविजिबल है, उसके खिलाफ राहुल गांधी उस लड़ाई को लड़ रहे थे। और उसमें बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए। राहुल गांधी जी ने एक लाइन खींच दी कि एक तरफ तमाम सुख सुविधाएं और ऐशो आराम है, और एक तरफ मुश्किल लड़ाई है, मुश्किल रास्ता है, कौन हमारे साथ चलेगा। कुछ इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सरफिले लोग आए और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ चलेंगे। और मैं तो 2019 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता हूं, मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, मेरे खानदान में किसी का कोई लेना देना नहीं था, तो मैं 19 में मुश्किल वक्त में पॉलिटिक्स ज्वाइन करता हूं, जिस मुश्किल वक्त में तमाम 30 साल 40 साल से कांग्रेस पार्टी में अब तमाम सुख सुविधाएं और उनका फायदा उठाने वाले लोग जो है वो छोड़ के जाने की सोच रहे थे। तो अगर उन्होंने मेरे नाम पे ठीकरा फोड़ा कि हम इमरान की वजह से जा रहे हैं, तो चलिए हमारी ही वजह से सही, अगर कुछ सफाई हुई तो बुरा क्या है। इमरान भाई, जम्मू कश्मीर के लोग आपसे बहुत अपने आप को करीब पाते हैं। उसकी एक वजह यह है कि आप शायर हैं उर्दू के, और सरकारी ज़बान हमारी महाराजा से लेके अब तक उर्दू रही है। एक शायरी वजह है। आपकी सियासत बाद में पहुंचती है, शायरी जम्मू कश्मीर में पहले पहुंचती है। उसके बाद आप अभी हाल में जो इलेक्शन हुए, आप पुंछ भी आए, आप राजौरी भी गए, तो वहाँ के लोग आपको बड़ा करीब, आपने देखा होगा कितने लोग आपको वहाँ पे सुनने आए। जम्मू कश्मीर इस वक्त जिस दोराहे पे खड़ा है, 370 जाता है और स्टेट के 2 टुकड़े होते हैं, तो जम्मू कश्मीर जहाँ खड़ा है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना और ये नारा 370 के बाद खुशहाली आई है, और जम्मू कश्मीर की रास्ते में जो रुकावट थे खुशहाली के रास्ते में, वो 370 थे। दरअसल जम्मू कश्मीर से वहाँ के लोगों को ही सिर्फ मुझसे लगाव नहीं है, मुझे भी बहुत मोहब्बत है वहाँ की आवाम से। जब मैं सियासत में नहीं था, जब मैं कभी कश्मीर गया नहीं था, आई थिंक मैं पहली बार जम्मू कश्मीर 2018-19 के आसपास 19 के आसपास गया, लेकिन मैंने 2012 में पहली बार नज्म कही कश्मीर पर। मैं कभी गया नहीं हूं कश्मीर, मतलब उस दौरान तक मैं कभी नहीं गया था, मैंने वहां की फजाओं को देखा नहीं था, लेकिन मैं उस घुटन को महसूस करता था। तब मैंने उस दौर में नज्म कही थी, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, जिसको मिल करके सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं। तो मैंने उस दर्द को जिया है। और उसके बाद जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं, तब से जम्मू कश्मीर को लेकर के दिल्ली और दिल्ली की हुकूमत का जो नजरिया है उसको करीब से देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। दरअसल जिस खुशहाली का ढिंडोरा भारतीय जनता पार्टी पीटती है, वो खुशहाली भारतीय जनता पार्टी खुद कश्मीर में लाना नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर में वो खुशहाली भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है। वो कोई आर्टिकल हटा देना या फिर वहां 2 टुकड़े कर देना, दरअसल जम्मू कश्मीर के कंधे पर बंदूक रख करके हिंदुस्तान की सियासत को डील करना चाहती है भाजपा। यह सबसे बड़ा अलमिया है जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर में एक अगर कहीं कोई शोर उठता है, तो भारतीय जनता पार्टी उस शोर के बहाने हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में पॉलिटिक्स चमकाना चाहती है, वोट हासिल करना चाहती है। यह सबसे बड़ा अलमिया है। इसलिए मैं हुकूमत से यह गुजारिश भी करूंगा कि जम्मू कश्मीर को आप अपनी सियासत का जरिया मत बनाइए। जम्मू कश्मीर एक खूबसूरत, एक खुशहाल सूबा हुआ करता रहा है, और उसको वो तमाम हुकूक मिलने चाहिए जिसका वो हकदार है। वहां की आवाम खुशहाली, तालीम, हेल्थ, इन सब चीजों की मुंतजिर है, उसको दरकार है। मैंने पिछले इलेक्शन के दौरान वहां की सड़कों की हालत देखी है।
वहां बिजली कितनी मुश्किलों से आती है, उसकी हालत देखिए। जी। और आपने अब आप जो एक नाम की सरकार आपने चलने दी है, या तो उसे मत चलने दीजिए, या चलने दीजिए तो कम से कम वहां की आवाम के लिए दिल्ली के दरवाजे और दिल्ली के दिल दोनों को बड़ा करना पड़ेगा दिल्ली को। इमरान भाई, जब विजुअल्स आप देखते हैं कश्मीर के, होम मिनिस्टर वहां जाते हैं, होम मिनिस्टर के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वो खड़े हैं, और हमारे जो चुने हुए चीफ मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर पिछली सफ में बेचारे कहीं खड़े दिखाई दिए। तो जब ये मंजर आप देखते हैं तो आपका जमहूरियत पर जो यकीन हम सब का है वो थोड़ा सा लड़खड़ाता नहीं है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ऐसे विजुअल चाहती है कि देश देखे, क्योंकि वो जमहूरियत का जो थोड़ा बहुत भरम है ना, जो आईन में थोड़ा बहुत भरम बचता है लोगों का ना, उसको भी पामाल करना चाहते हैं। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। एक दौर था कि जब देश की पार्लियामेंट में हिंदुस्तान का कोई भी मुद्दा एक बार उठ भर जाता था तो आवाम को यह यकीन था कि उसका हल निकलेगा। इस सरकार ने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का, संसदीय मर्यादाओं का को इतना पामाल कर दिया है कि आप पार्लियामेंट में खड़े होकर के चीखते चिल्लाते रहिए, महीने महीने गुजर जाएंगे, पार्लियामेंट नहीं चलने दी जाएगी, पार्लियामेंट में बात नहीं करने दी जाएगी। तो ये जमहूरी निजाम को, आईन को, पार्लियामेंट्री निजाम को और एक दूसरे में अवाम के भरोसे को, सबको पामाल करने की कोशिशों में लगे हुए। दरअसल इन्हें कुछ बनाना नहीं आता, इन्हें कुछ जोड़ना नहीं आता, इन्हें सब कुछ बिगाड़ना आता है बस, और ये वही कर रहे हैं। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर नहीं, ये अपने चीफ मिनिस्टरों का जो हाल करते हैं ना, उनका दर्द कभी बाहर फूट के निकले तो। इन्होंने सत्यपाल मलिक साहब स्वर्गीय जो थे, उनका क्या हाल किया, उनके स्टेटमेंट आखिर में सुनिए। इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट साहब को चलती पार्लियामेंट में से एक दिन कह दिया कि रिजाइन हो गया, नया वाइस प्रेसिडेंट आ गया। तो हम सारे लोग तो इन चीजों को बहुत पास से, करीब से देख रहे हैं। जो दर्द वहां का है, कमोबेश हर जगह का वही दर्द है। लेकिन इमरान भाई, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती है कि आप नहीं चलने देते हैं पार्लियामेंट को। अब उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, हालात ऐसे ही हो गए। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि एक शायर जो बहुत नाजुक होता है, तो जरा शायरी पे आते हैं। शायर बहुत नाजुक होता है, और एक सियासतदान के बारे में बताया जाता है बड़ा सख्त जान और सख्त दिल होता है। ये तालमेल कैसे बिठाते हैं आप? बहुत अच्छा और बहुत मुश्किल और बहुत जरूरी सवाल है। इसमें आपकी मतलब आपका बहुत नुकसान होता है इस तालमेल को बिठाने में। शायर भी बचा रह जाए, सियासतदान हो तो रहम दिल भी रह जाए, तमाम जो खुराफाते हैं उनसे बचे रह जाएं। ये करने में ना बहुत नुकसान होता है आपके वक्त का, आपकी क्रिएटिविटी का और आपके जहन का। मैं उससे बहुत जूझ रहा हूं, लेकिन मैं आवाम को यकीन दिलाता हूं कि अगर कोई पॉलिटिशियन 10% भी अपने आप को साफ सुथरा बचा के रख ले तो उतने भर में हिंदुस्तान की आवाम का बहुत भला हो सकता है। मैं वादा करता हूं कि बहुत खराब होने की भी नौबत कभी जिंदगी में आई तो 10% से ज्यादा खराब नहीं होऊंगा इंशाल्लाह। 90% खुद को बेहतर बना के रखूंगा। तो इमरान भाई, कैसा लगता है आपको जब आप मुशायरा पढ़ते हैं? मैंने जामिया में खुद देखा है कि आपका एक मुशायरा है, बहुत सीनियर लोगों ने उसके बाद पढ़ना था, और मैं भी सुन रहा था उस मुशायरे को, और हज़ारों लोग थे, पूरा जामिया का ग्राउंड भरा हुआ था। इमरान प्रतापगढ़ी आते हैं, एक यंग सा शायर आता है, पढ़ता है, खुद भी बैठ जाता है, पब्लिक भी चली जाती है। तो अब ये जो मुशायरे का निज़ाम आपने बिगाड़ दिया है कि लोग आपको सुनते हैं, चले जाते हैं, बाकी बैठे रहते हैं बेचारे। मुझे नहीं लगता कि इसमें मेरा कोई कसूर है। मुझे ऑर्गेनाइजर जब कहता है मैं तब स्टेज पे आता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं तैयार होकर के कमरे में बैठा हूँ होटल के या गेस्ट हाउस के, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे बुलाया जाए, मैं स्टेज पे आऊँ, आवाम इंतज़ार कर रही है। ऑर्गेनाइजर से पुराने शायर कहते हैं कि भाई इमरान को थोड़ा देर से बुलाइए, तो वो जिस वक्त कहते हैं मैं उस वक्त आता हूँ। जब वो पढ़ाते हैं तब मैं पढ़ता हूँ। रवायत रही है कि सीनियर लोग बाद में पढ़ेंगे, मैंने वो भी बर्दाश्त किया कि जो सदारत कर रहे हैं वो मुझसे पहले पढ़ ले रहे हैं, मैं उसके बाद पढ़ रहा हूं। तो मैंने मुशायरे का जो पूरा निजाम है, मैंने उसको कभी दरहम बरहम नहीं किया। मैंने हमेशा उसका पास रखा, मैंने उसका मान रखा। और हिंदुस्तान में शायरों के साथ जो बुरे सलूक किए जाते थे, पैसे कम मिलते थे, हुनर को बहुत कम सिक्कों में तौला जाता था, मैंने कोशिश की कि सही मुआवजा मिले, स्टार वैल्यू आई मुशायरों में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी क्रेडिट दे ना दे दुनिया में, लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मैंने कोशिश की। तो न जाने कितने
बहुत ऐसे शायर जो शायर बहुत बड़े हैं लेकिन परफॉर्मर उतने शरीफ थे कि उस तरह से खुद को बेचना नहीं आया था उन्हें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं। मैं अब मुशायरे कम पढ़ पाता हूँ, लेकिन जब भी उस दुनिया में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मुझे ज्यादा यहाँ आना असल चाहिए। दुनिया वही है। असल दुनिया, मोहब्बतों की दुनिया वही है। लेकिन एक चीज मजेदार हुई, सियासत में आकर भी जो आज सब कुछ झेल ले रहा हूं ना, वो मुशायरों ने ही सिखाया है। क्योंकि मुशायरों में वो सब झेल के आया हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई फर्क नहीं है, मतलब ठीक है। वहां भी सियासत झेल के आया था। लेकिन इमरान भाई, आपने, ये तो अच्छा है कि एक स्टार वैल्यू आई शायर के अंदर, लेकिन आपने बहुत सारे शायरों को बेरोजगार भी किया। मुझे 2 ढाई 3 घंटे का मुशायरा 20 शायर पढ़ते थे। अब इमरान प्रतापगढ़ी 2.5 घंटे अकेले शायरी पढ़ते हैं, वो बेचारे 20 कहाँ जाए? मुगल साहब, उसका एक देखिए, इस हर सिक्के के दो पहलू हैं। 10 मुशायरा पढ़ के जो पेमेंट मिलता था वो 1 मुशायरा पढ़ के मिल रहा है। ठीक है, तो ये फायदा हुआ, तो एनर्जी बची, आपकी शायरी बची, आपका ट्रैवल बचा। तो बाकी हो सकता है मैं ज्यादा वक्त पढ़ दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा वक्त आवाम सुनना चाहती है, टाइमिंग ज्यादा है। लेकिन इससे एक दबाव भी बना कि आप नया कहिए। बहुत सारे शोरा ऐसे थे कि पिछले 20 साल में एक गजल कही थी उन्होंने, एक ही गजल सुना रहे थे। अब जब कुछ फ्रेश लोग आए, कुछ फ्रेश चीज लेकर के आए, नज़में लेके आए, गजलें लेके आए, तो उससे आप पे भी दबाव बना, तो कुछ क्रिएटिविटी पे थोड़ा जोर आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई चीजें निकल के आ रही हैं। वो पुराने लोग जो कई सदियों से कुछ नहीं कह रहे थे, वो नया कह रहे हैं, नया सुना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के थोड़ी उथल पुथल तो हुई, लेकिन मुशायरे थोड़े अट्रैक्टिव हुए, स्टार वैल्यू आई, थोड़ा दिखने लगा, शो जैसा बना। तो मुझे लग रहा है कि इसको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। इमरान भाई, पसंदीदा शायर कौन है आपका? किसी एक पर नहीं ठहरा जा सकता। मैं जिस मिजाज का हूं और जितना बगावत मुझ में है, मुझे हबीब जालिब बहुत पसंद है, मुझे राहत इंदौरी पसंद है। इस अहद में वो मेरा टेस्ट नहीं है उस तरह की शायरी का, लेकिन बशीर बद्र बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े, इस दौर के सबसे बड़े। मेराज फैजाबादी साहब बहुत अच्छे शायर हैं, अल्लाह ने उनको उठा लिया, बुला लिया। जहन में शेर आ रहा हो तो वो भी बहुत सारे, सबके शेर, मुझे सबके शेर याद है, मैं सुना सकता हूँ। मेराज साहब का एक शेर जो मुझे बहुत पसंद है कि इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। तो मेराज साहब को बहुत सुना मैंने, बहुत पढ़ने का भी उनके साथ मौका मिला। राहत साहब बहुत, सब उनको सुनते हैं और बहुत जल्दी चले गए। और मैं राहत साहब के जाने पे थोड़ा और इसलिए अपने आप को गमगीन पाता हूं कि जिस वक्त ऐसी मजबूत आवाजों की जरूरत थी हर प्लेटफॉर्म पे, न कि सिर्फ पार्लियामेंट में, और भी जो प्लेटफॉर्म थे, लिटरेचर के प्लेटफॉर्म हो या सोशल प्लेटफॉर्म हो, वहां ऐसी मजबूत और बेखौफ आवाजों की जरूरत थी। वो आवाजें खामोश हो गई तो वो नुकसान हुआ है। वो बर्डन जो है ना, चंद लोगों पे सिमट के आ गया, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से आवाजें गूंजती थी। तो राहत साहब जब कहते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है, तो लगता था कि हम बोल रहे हैं उनके लहजे में। इमरान भाई, ये जो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर आपको हजारों लोग सुनते हैं, शायरी आप जो कहते हैं, जब आप शेर पढ़ते हैं, शायरी को शामिल करते हैं, तो कितनी ताकत पैदा होती है उसमें? देखिए, ये हमेशा से रहा है, कोई मेरे वक्त में मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं। बस ये कि मैं खुद शायर हूं, तो मैं अच्छे शेर का इंतखाब कर लेता हूं और मैं कनेक्ट कर पाता हूं। होता क्या है ना, लोग अपनी स्पीच से अशार कनेक्ट नहीं कर पाते। अशार कुछ और कह रहा है, आपका भाषण कुछ और कह रहा है, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता। एक प्रॉब्लम ये रहती है। दूसरा ये कि नो डाउट आप एक लाइन में एक अशार जो कुछ कह देता है, वो आप 10 मिनट की तकरीर में नहीं कह सकते। अच्छा, मसला ये है कि बतौर शायर तंज सब करते हैं कि आप तो अपनी शायरी में शायरी कर रहे हैं आप पार्लियामेंट में, लेकिन जिसको देखो वही अपनी तकरीर में शायरी सुनाना चाहता है। कुछ तो जो बहुत बड़े ओरेटर हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को बहुत बड़ा मुकर्रिर मानते हैं, वो गलत शेर पढ़ते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन शेर पढ़ते हैं, पढ़ना पड़ता है। तो ये चेंजेस तो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छा है कि मैं तो चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब शेर सुनाते हैं तो और शेर सुनाएं, उर्दू शायरी से मोहब्बत करें, उर्दू से मोहब्बत करें,
शायरी से जो मोहब्बत करेगा वो थोड़ा बहुत अच्छा इंसान बन के रहेगा। शायरी एक ऐसी मतलब ऐसा इलाज है जो आपके अंदर जो नफरत है उसको कम करती है। आप किसी तरह की भी शायरी सुने या करें, आप अगर आप गजलें सुन रहे हैं तो आप फर्क नहीं करेंगे कि जगजीत अच्छे हैं, गुलाम अली अच्छे हैं, फर्क मिट जाता है, सरहदें खत्म हो जाती हैं। लेकिन आप जब सियासत कर रहे होते हैं तो आप सरहदें खींचते हैं। तो शायरी तो मिलाती है लोगों को। तो मुझे लगता है कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छी शायरी सुने, अच्छी शायरी का इस्तेमाल करे, तो आई थिंक अच्छा रहेगा। इमरान भाई के लिए सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि साकी फारूकी ने कहा था, उसके लहजे में क़यामत की फसूकारी थी, लोग आवाज़ की लज्जत में गिरफ्तार मिले। इमरान भाई बहुत शुक्रिया आपने। शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आवाम को मेरा सलाम कहिएगा कश्मीर जम्मू में।